Hello students, welcome back to your own channel the ERC Education Research Center। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने अपना पिछला सेट कंप्लीट कर लिया होगा, सेट बी जो कि आपका विज्ञान का था, और उम्मीद है मुझे वो वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। अब मैं आपके सामने आपकी मधु मैम फिर से लेकर आई आपके लिए सेट सी जो कि है विज्ञान का। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ आप बने रहे और प्रैक्टिस करते रहे। सैंपल पेपर है आपके सामने, सैंपल है, प्रैक्टिस पेपर है। प्रैक्टिस आपकी हर चैप्टर से जो मोस्ट चीजें हैं वो सारी के सारी आपके सामने यहाँ पर लाकर रखी गई है, जिससे कि कुछ भी आपका टॉपिक छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा छूट ना जाए। और मैंने पहले भी कहा आपको प्रैक्टिस करते रहना जब तक कि एग्जाम ना आ जाए, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और प्रैक्टिस में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम युद्ध में बिना हथियार के नहीं जाएंगे, और परीक्षा हमारा युद्ध है जो साल भर की हमने मेहनत की थी। और यदि दोस्तों आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो जिसमें आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, हम बिना किसी देरी के हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो बताया गया है, पूर्णांक आपका है 75 मार्क्स का, समय है आपका 3 घंटे का। जी बिल्कुल, निर्देश आपके दिए गए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित है, जहां आवश्यक हो सच एवं नामांकित चित्र आपको बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है सही विकल्प चुनकर आपको आंसर देना है। तो आप पहले आपने पढ़ाई की है, पूरा चैप्टर पढ़ा है, कल भी हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर आपके जो डाउट्स क्लियर करते हुए चले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन का योग यानी कि हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन का ह्रास किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर हाइड्रोजन तो बढ़ रही है और ऑक्सीजन कम हो रही है। तो आपने कल ही अपन ने पढ़ा था, याद हो तो आपको, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या आएगा आपका, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन अभिक्रिया। क्या होता है अपचयन अभिक्रिया के अंदर? हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का कमी होती है, और जबकि उपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। अगला है आपका, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? जी हाँ, एक्वा रेजिया। क्या नाम है उसका? एक्वा रेजिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है? इसमें से किसमें अपारद अवयव होता है? अमलगम में। देखिए, अमलगम का मतलब जानते हैं क्या होता है? अमलगम क्या होता है? सही पढ़ा होगा आपने अमलगम। जी हाँ, एक या एक से अधिक जो धातु होती है जिसमें उसमें क्या होता है? पारे का मिश्रण होता है, उसी को ही अमलगम कहते हैं। और यही यहाँ पर पूछा गया, कोई मिश्र धातु जिसमें पारद का अवयव है। तो ये सीधी सी बात है, अमलगम की जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है, मिश्र धातु के अंदर मिश्र धातु के अंदर जो पारद का अवयव होता है वही आपका अमलगम कहलाता है। ठीक है, आप क्या याद रखेंगे? मिश्र धातु में जब पारद का क्या होता है? आपका अवयव होता है, तो उसको आपका अमलगम कहलाता है। अगला है, चावल के पानी में कुछ बूंदे किस विलयन की डालने पर विलयन का रंग आपका क्या हो जाता है? नीला काला हो जाता है। क्या हो जाता है? नीला काला हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर आयोडीन डालने पर उसका कलर नीला और काला होता है। गर्भाशय तथा भ्रूण के मध्य बनने वाली नलीनुमा संरचना क्या कहलाती है? सबको पता होगा ना, जब छोटा बच्चा होता है उसका आपने देखा होगा, नाभि के यहाँ पर एक नली लगी होती है, उसे क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। क्या होता है वो? प्लेसेंटा है ना, जो नली लगी रहती है बच्चे की पेट के यहाँ पर, उसको प्लेसेंटा कहते हैं। और वही ऐसी चीज होती है जिसके द्वारा बच्चे का पोषण गर्भाशय के अंदर होता है। प्लेसेंटा के द्वारा ही, उस नली के द्वारा ही बच्चे को पोषण मिलता है, प्लेसेंटा से। वाहनों में पीछे का दृश्य दिखाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, उत्तल दर्पण का। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विभवांतर मापन यंत्र है, कौन सा है विभवांतर मापन यंत्र? विभवांतर जानते ना, वोल्टमीटर। एक्वा रेजिया यानी कि अम्लराज में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एवं सांद्र अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है? 3:1 में। इसके आंसर हम मिला लेते हैं। देखिए इसके आंसर यहाँ देख लेते हैं हम इसके आंसर, आप मैच करते हुए चलेंगे। ये देखिए आप, उपचयन नहीं जी, इसके अंदर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको उपचयन को आप अपचयन कर लें। क्या करेंगे? इसको अपचयन सही कर लीजिएगा। ये उपचयन नहीं है, अपचयन आएगा यहाँ पर। चयन अभिक्रिया। एक्वा रेजिया, अमलगम, आयोडीन, प्लेसेंटा, उत्तल दर्पण, वोल्टमीटर 3.1, यही हमने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये 7 मार्क्स का है आपका। टमाटर में जो अम्ल उपस्थित होता है उसे क्या कहा जाता है? बताएं आप मुझे। टमाटर में जो अम्ल होता है वो ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? ऑक्सैलिक अम्ल। अगला है, मानव नेत्र में प्रकाश एक
पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जिससे क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, रेटिना। क्या कहा जाता है उसे? रेटिना। अगला है आपका, जो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहा जाता है? ध्वनिक। क्या कहा जाता है? दो बोलते हैं उसको, ध्वनिक भी बोल सकते हैं, जिससे कि टन की आवाज जो आपकी आती है उसको ना सोनोरस भी कहते हैं। जब कठोर से कोई चीज टकराती है तो आवाज आती है, उसे सोनोरस कहेंगे या फिर ध्वनिक कहेंगे। अंडप का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है अंडप का? वर्तिकाग्र। अगला है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? फोकस दूरी अनंत। कितनी होती है? अनंत। अगला है, घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण जो होते हैं आपके, हमारे जो घरेलू विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। किस में जोड़े जाते हैं? समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। जबकि मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र, ये बार बार कंटिन्यू आ रहा है ना, तीनों सेट में 23 जोड़े में पाया जाता है। जोड़े कितने हैं? 23। और अगर कुल पूछा जाएगा तो आपको बताना है 46। और जो 22 जोड़े समान होते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोसोम। मैं हर बार आपको बताती हूँ कि ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ऑटोसोम, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? ऑटोसोम। अगला है आपका, सही जोड़ी बनाए। पहले आप इसका आंसर देख लें एक बार। फर्स्ट में आपके पास क्या है? ऑक्सैलिक अम्ल। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसके। ऑक्सैलिक अम्ल, रेटिना, ध्वनिक सोनोरस, वार्तिकाग्र, अनंत पर समाक्रम, समांतर क्रम और 23 जोड़े उसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। सही जोड़े बनाइए। देखिए, बल्ब, ये बल्ब जो होता है आपका, उसमें क्या होता है अच्छे से पता होगा आपको। जी हाँ, बल्ब के जो तार होते हैं टंगस्टन के बने होते हैं ना, अंदर जो बोलते हैं बल्ब फ्यूज हो गया, वो किसके बने होते हैं? टंगस्टन के। इंद्रधनुष में क्या होता है आपका? वर्ण विक्षेपण होता है, तभी तो हमें 7 रंग का दिखाता है वो, वर्ण विक्षेपण। अगला है आपका लिटमस। लिटमस क्या होता है? लिटमस लिचेन। अगला है स्फाइग्नोमीटर। स्फाइग्नोमीटर जो होता है उससे क्या नापा जाता है? रक्त दाब, बीपी आपका, स्फाइग्नोमीटर से, जिससे कि बीपी की नापने की मशीन होती है उसको कहते हैं स्फाइग्नोमीटर। और जो वृषण होता है आपका, उसमें क्या करता है? शुक्राणु उत्पाद करता है। वृषण आपका शुक्राणु उत्पाद करता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? बीच में से मोटा, किनारों पर से पतला। मेंडल ने क्या किया था? आनुवांशिकता का नियम मेंडल ने बताया था मटर के दाने पर। थायरोक्सिन का संश्लेषण क्या होता है? जी हाँ बच्चा, क्या है आपका? आयोडीन। ये आयोडीन का तक पहुंच जाते हैं ये लोग, ठीक है। ये आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपको 1 वर्ड में आंसर करना है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? सबको पता है ना, एक इलेक्ट्रॉन का जो टोटल आवेश आपको दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यही होता है ना, यही होता है। अगला है पुनरुद्भवन का एक उदाहरण। कल ही मैंने जो आपको बताया था, तो पुनरुद्भवन का एक उदाहरण बता दिया था मैंने आपको छिपकली से। अभी यहाँ पर हाइड्रा को देख लो आप। मैंने कहा छिपकली की पूंछ का जुड़ना पुनरुद्भवन का उदाहरण था। एक यहाँ पे एक और मिल गया आपके सामने, हाइड्रा या प्लेनेरिया। इनके भी अंग क्या होते हैं? वापस जुड़ जाते हैं, ये भी प्लेनेरिया। एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा। अगला है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? बताइए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऑस्टेड। अगला है, पादप की वृद्धि को सदमन करने वाला हार्मोन क्या होता है? संयम करने वाला, ठीक है, पादप की वृद्धि को, तो उसे कहा जाता है एसिटिक एसिड। क्या बोला जाता है उसे? एसिटिक एसिड। अगला है, मनुष्य में वमन तथा रक्त दाब का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग से होता है? मेड्यूला से। किससे होता है? मेड्यूला से। अगला है, दो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जैव निम्नीकरण। क्या कहा जाता है? जैव निम्नीकरण। ये आप लिखते चलेंगे साथ में। ये देखिए, सही जोड़े साथ में, ये आपका 1 वर्ड आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हमारे। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इसके अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन पर जाकर बताएं। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, पारितंत्र में कितने प्रकार के घटक होते हैं और नाम लिखिए। अच्छा, पहले तो ये बताइए पारितंत्र क्या होता है? जी हाँ, पारितंत्र क्या होता है ये बताइए आप जल्दी से। पारितंत्र बिल्कुल जो इकोसिस्टम होता है वही हमारा पारितंत्र होता है। पारितंत्र में ऐसे कि कह सकते हैं हम, पारितंत्र का मतलब
कि हमारे आसपास जो जीव जंतु आपको दिखते हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं, जो जानवर दिखते हैं, सारे के सारे आपके, ये सारे के सारे आपके क्या करते हैं, जो पर्यावरण से संतुलन बिठाते हैं, तालमेल बिठाकर जो एक जीवन को बना लेते हैं, जो रहते हैं हम लोग, वो सब पारितंत्र ही कहलाता है। ठीक है ना। और इसके दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक होता है और एक अजैविक घटक होता है। पारितंत्र में कितने घटक होते हैं आपके? दो घटक होते हैं, एक तो जैविक होता है और एक अजैविक घटक होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जैविक घटक और ये अजैविक घटक। दूसरा था खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर बताना था। तो देखो खाद्य श्रृंखला हम सभी जानते हैं ना कि सबसे पहले खाद्य श्रृंखला क्या होती है, इसको देखेंगे हम। देखो यहाँ चित्र और देख लीजिए आप, ये क्या है आपका उत्पादक है ना, ये उत्पादक है। आपकी जो घास फूस होती है क्या होती है, खुद उत्पादक होती है, खुद ही बनती है। फिर इसे खाने वाला क्या हो जाता है आपका? प्रथम उपभोक्ता हो जाता है। उस प्रथम उपभोक्ता को खाने वाला द्वितीय उपभोक्ता, और द्वितीय को खाने वाला तृतीय, और जो सबसे एंड बचता है वो क्या होता है? उसका अपघटक हो जाता है, अपघटन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये उत्पादक है आपका, और ये जो चल रहा है खाद्य श्रृंखला चल रही है पूरी। इस उत्पादक को किसने खाया? खरगोश ने खाया सबसे पहले। खरगोश को सांप खा गया और सांप को बाज खा गया। ठीक है, एक तो ये हो गया खाद्य श्रृंखला। दूसरी खाद्य श्रृंखला है कि इस घास को टिड्डे ने खाया और टिड्डे को लिजर्ड खा गई, छिपकली खा गई, और छिपकली को फिर बाज खा गया। ये दूसरी खाद्य श्रृंखला होगी। ये प्रथम खाद्य श्रृंखला है, ये द्वितीय खाद्य श्रृंखला। इसमें उत्पादक है, ये प्रथम उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है, तृतीय उपभोक्ता। और फिर दूसरे में क्या था? टिड्डा प्रथम उपभोक्ता, ये द्वितीय उपभोक्ता है, तृतीय उपभोक्ता। उसके बाद में फिर इसको खरगोश खा गया, और खरगोश को किसने खा लिया? सॉरी चूहा था, सॉरी ना, खरगोश को आपकी बाज ने खा लिया। तो आपने देखा होगा सारी तीन खाद्य श्रृंखला बनी ना। तो यहाँ पे क्या? उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य पोषण संबंध का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है आपका? यहाँ पर क्या है? उत्पादक घास है और उपभोक्ता के मध्य जो संबंध है खाने पीने का, वो आपका कहलाता है खाद्य श्रृंखला, है ना। और इसमें जीव संख्या कम होती है और ऊर्जा प्रवाह एक दिशी होता है, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, तो कंटिन्यू चलता है। जबकि खाद्य जाल क्या होता है? देखिए एक ही खाद्य जाल क्या होता है? इस उत्पादक पर एक श्रृंखला ये बन गई, दूसरी श्रृंखला ये बन गई, तीसरी ये बन गई। तो इस तरह की जो विभिन्न खाद्य श्रृंखला एक साथ मिलती है, इसे कहा जाता है खाद्य जाल, है ना। अधिक खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर मिलने से खाद्य जाल बनता है, और इसमें जीव संख्या अधिक हो गई है। ये तो एक ही था, एक दिशी चल रहा था, अभी जीव संख्या अधिक हो जाएगी, बहुदिशी हो गया, है ना। तो इसमें क्या था? ऊर्जा प्रवाह तो एक दिशी हो रहा है, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी तो हो रही है, लेकिन इसके मार्ग अलग अलग हो गए, इसके पथ अलग हो गए, क्योंकि यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो बहुपथी हो जाता है, जबकि डिपेंडेंसी तो एक ही दिशी होती है इसकी। ठीक है, और जीव संख्या अधिक होती है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, दो कारकों जो नई स्पीशीज की उद्भव में सहायक है, नाम लिखिए, उसके अथवा में समझात को उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए जो आपके जो नई स्पीशीज आपके सामने आ जाती है, कहते हैं नया, ये तो नया हो गया एकदम से। तो जो नई स्पीशीज आ जाती है, किसी की प्रजाति नई दिखती है, जैसे घोड़ा और गधे से मिलकर खच्चर बनाई, नई स्पीशीज थी ना एक तरह की। तो किस वजह से इन दोनों के बीच में क्या परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से नई स्पीशीज का प्रादुर्भाव होता है? तो सबसे पहले क्या होता है इसमें? क्या होता है यहाँ पर? उपयोगी और आवश्यक विभिन्नता, भौगोलिक रूप से समिष्टा का अलग थलग होना। पहला तो क्या है यहाँ पर उसकी वजह? यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण के लिए उपयोगी और आवश्यक विभिन्नता, भौगोलिक रूप से समविष्टि का अलग अलग होना। विलग हुई समविष्टियों में प्राकृतिक चयन और आनुवंशिक विचलन। प्राकृतिक चयन और आनुवंशिक विचलन। प्राकृतिक चयन को कैसे कह सकते हैं? आपने देखा होगा जो पहाड़ी लोग होते हैं उनकी हाइट कम होती है, उनकी आंखें छोटी छोटी सी होती है, ऐसी चीजें होती है ना। तो ये क्या होता है आपका? प्राकृतिक चयन कह सकते हो, प्रकृति की वजह से होता है। और आनुवंशिक आपकी जो पेरेंट्स से आने वाली चीजें होती है वो आनुवंशिक विचलन। जैसे मैंने घोड़े और आपको गधे का उदाहरण दिया था, तो ये आनुवंशिक विचलन हुआ, इस वजह से वहां पर क्या होता है? नई प्रजाति का उत्पन्न हो जाता है। अगला है समजात अंग। समजात से मतलब एकदम समजात मतलब लाइक, अनलाइक, एक जैसा होना, उसको कहा जाता है समजात। तो जैसे विभिन्न जीवों में अंग जो उत्पत्ति तथा आकृति में समानता रखते हैं, वे एक जैसे होते हैं ना। जैसे कि पक्षी के पंख आपने देखो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। चमगादड़ के पंख है ना, पक्षी को ऐसा भी उसके पंख जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इससे कहा जाएगा समजात अंग वे अंग जो उत्पत्ति तथा आकृति में समानता रखते हैं, उससे कहा जाता है समजाति अंग। अगला है आपको बनाना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रोपेनॉन और ब्यूटेन की संरचना को बताना है, और साबुन तथा अपमार्जक में कोई दो अंतर बताना है। मैंने साबुन और अपमार्जक में आपको फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया था, और प्रोपेनॉन और ब्यूटेन के बारे में मैंने आपको कहा था कि आपको फर्स्ट से लेकर 5 तक के कम से कम हाइड्रोकार्बन संरचना सबकी याद होनी चाहिए। अभी ये बता रहे हैं आपको प्रोपेनॉन और ब्यूटेन, उन्होंने हमला हर पेपर में आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप इसको देखते हैं। सबसे पहले प्रोपेनॉन को देखो। प्रोपेन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रोपेन के अंदर अगर हाइड्रोकार्बन आपका अगर एक ही कार्बन है उसके अंदर,
और 4 हाइड्रोजन के उसमें समूह लगे हुए हैं, तो ये कौन सा मेथेन बन जाता है। ठीक है, ये पहला मेथेन है, दूसरा एथेन है, तीसरा प्रोपेन है, चौथा ब्यूटेन है और पांचवा पेंटेन है। यही था। अभी इन्होंने प्रोपेनॉन और ब्यूटेन पूछा है। तो देखिए यहाँ पर 3 कार्बन समूह है। ठीक है, इसलिए C3H1 2 3 4 5 C3H5 हो गया और साथ में ये लगा है आपका, है ना। तो यहाँ पर एल्केनाइन लगा है, तो ये क्या बन गया आपका प्रोपेनॉन। और ब्यूटेन के अंदर देखो कार्बन की 4 समूह है और बाकी हाइड्रोजन लगी हुई है सब तरफ, तो ये आपका हो गया ब्यूटेन। ब्यूटेन का सिंपल सही है, क्या होता है C4H10 C4H10, ये 4 4 8 और 2 10 हो गया ना। तो ये तो ब्यूटेन है, सिंपल है, लेकिन यहाँ पे क्या किया इन्होंने, अभिक्रिया करवा दी प्रक्रियात्मक समूह के साथ, इसलिए प्रोपेनॉन बना है ये। ठीक है, अगले पर मूव करते हैं हम। अगला इसका अथवा में है आपका साबुन तथा अपमार्जक के अंदर अंतर। साबुन क्या था, सोप, और अपमार्जक क्या था आपका, डिटर्जेंट, यानी सर्फ जिसे हम कहते हैं। ये क्या होता है, कठोर पानी के लिए काम आता है, और ये कठोर पानी में झाग नहीं देता, जबकि झाग दे देता है। पहला तो ये है आपका अंतर, है ना। उसका में क्या होता है, इसके अंदर सोडियम के अणु रहते हैं, उसके अंदर पोटेशियम होता है। ठीक है, और देखो अब यहाँ पे देख ले, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण होते हैं। क्या होता है इसके अंदर, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण होते हैं, जबकि इसमें उल्टा होता है, प्रबल अम्ल होता है और प्रबल क्षार। ठीक है, यहाँ पर अम्ल दुर्बल है जबकि क्षार प्रबल है, जबकि यहाँ पर क्या है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है, दोनों ही यहाँ पर प्रबल चाहिए। जलीय विलयन प्राय क्षारीय होता है, जलीय विलयन प्राय उदासीन होता है। ठीक है, अगले पे मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के 2 तरीके, जिससे कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए आसपास। तो आपने देखा होगा चुंबक से जब विद्युत प्रभावित होती तभी उसमें क्या होता है, आकर्षण हो जाता है ना, हमें खींचती विद्युत। तो एक तो वो भी चुंबक का उदाहरण हो सकता है ना। और फिर क्या होता है, किसी भी जैसे कील है, कील को अगर आप चुंबक के अंदर रखते हैं तो उस कील के अंदर स्वतः से ही चुंबक के गुण आने लग जाते हैं। ये आपने करके देखा होगा, नहीं देखा तो करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रैक्टिकल तो कुछ चीजें तो ऐसे हम घर पर ही प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ये दोनों ही कर सकते हैं। कभी करंट को हाथ लगाना, वो आपको खींच लेगी। मजाक करो, करना नहीं बिल्कुल भी ऐसा, है ना। बिजली के साथ कभी नहीं खेलना। इसको देखते हैं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के 2 तरीके क्या हैं आपके। किसी प्रबल चुंबक की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है ना, मैंने आपको बताया, जैसे कीलो चुंबक को एक साथ रखने वाला, और किसी कुंडली अथवा तार में विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन था इसके अंदर, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताना था। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का, यदि हम दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाए, किस प्रकार से, इस प्रकार से, ये तर्जनी उंगली है, ये मध्यमा है और ये अंगूठा है, तो इस प्रकार से फैलाएंगे तो क्या होगा, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की, जो तर्जनी है क्या दिखाती है आपको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक की दिशा और की ओर संकेत करता था। तब मध्यमा जो चालक प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रवाहित करती है, यानी कि करंट दिखाता है, ये फील्ड दिखाता है और ये आपका मोशन यानी गति दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में इस टाइप का आप इस इमेज को अपने दिमाग में आप सेट कर ले, ताकि आपको ध्यान रहेगा कि यहाँ पर अंगूठा क्या है आपके, यहाँ पर चुंबकीय की दिशा दिखा रहा है, सॉरी उल्टा बोल गई मैं, दिशा चुंबक क्षेत्र की दिशा दिखा रही है आपकी ये तर्जनी उंगली, और अंगूठा आपका चालक की गति दिखा रहा है, यानी कि मोशन दिखा रहा है, ये गति दिखा रहा है, और ये आपको क्या दिखा रही है, दिशा दिखा रही है, गति, दिशा और ये धारा। ठीक है, विद्युत धारा। अब समझ में आ जाएगा ना आपको, ऐसे गति, दिशा, धारा। अब ध्यान रहेगा, ऐसे अपने अंगूठे को देखकर गति, दिशा, धारा ऐसे याद कर लीजिएगा, तो आपको ये दाएं हाथ का नियम समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने आपके लिए इमेज यहाँ पर लगाया था। अगला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण बताने हैं हमें। ठीक है, तो देखो कल ही हमने पढ़ा था कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को काट नहीं सकती, पढ़ा था ना हमने। और दूसरा क्या है, ये अधिक प्रबलता वाले क्षेत्र में ये रेखाएं आसपास होती है, जबकि कम प्रबलता में दूर दूर होती है। ठीक है ना, अधिक प्रबलता जहां होगी वहां पर पास ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, घना है तो पास ही होगी, और कम प्रबलता है कहीं पे तो वहां पर वो दूर दूर होंगी। अगला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। यदि हम बाएं हाथ की, अब यहाँ पे ये हमारा लेफ्ट हैंड था, ये हमारा बाएं हाथ, सॉरी ये हमारा राइट हैंड था और ये हमारा बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड है। तर्जनी मध्यमा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएगी, तीनों परस्पर लंबवत हो तो तर्जनी दिशा, मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और की ओर संकेत करता है, और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा की ओर संकेत करता है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। अब यहाँ पर आप इसको देख लेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को। तो देखिए हमने दाएं हाथ का ऊपर देखा था, यहाँ पर ये गति थी, दिशा था और ये धारा थी। अब यहाँ पर अच्छा मैंने दोनों जगह एक ही पिक्चर लगा दिया, सॉरी बच्चों। तो देखिए ये आपका है बाएं हाथ का नियम है। यहाँ पर
यहाँ पर बाएं हाथ के नियम में तर्जनी मध्यमा अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत है। तर्जनी क्षेत्र की दिशा बताती है, जबकि मध्यमा धारा बताती है, और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की ओर फोर्स कर, ये आपका बल बताता है। ठीक है, यहाँ पर गति था, यहाँ पर बल बताता है। ठीक है, अगला है 12 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच फोर्स से आवेश के यानी 4 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, उसके अथवा में किसी चालक का प्रतिरोध करने वाले दो कारकों के बारे में लिखिए। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। पहले वाला है आपका वोल्ट, यहाँ पर 12 वोल्ट दे रखा है विभवांतर, और बिंदुओं के बीच आवेश का परिमाण कितना दे रखा है, 4 कूलम दे रखा है। इस प्रकार आवेश की स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा। ये कार्य को W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो W इज इक्वल टू वोल्ट इंटू कूलम। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 वोल्ट और 4C 48 जूल। ठीक है, ये आ जाएगा। चालक का प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले दो कारक कौन से हैं? चालक को तार की लंबाई प्रभावित करती है ना, जितनी तार की लंबाई प्रभावित करती है, और उसका चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा है चालक तार के अनुप्रस्थ का तार का क्षेत्रफल प्रतिरोध अनुप्रस्थ तार के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये व्युत्क्रमानुपाती होता है और ये अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, इसको ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसे देख लेना। आपको क्या देखना है? चालक तार की लंबाई और चालक तार का प्रतिरोध, यानी कि लंबाई और प्रतिरोध क्या होता है? ये तार की लंबाई की, ये चालक तार की और ये प्रतिरोध तार की लंबाई की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, और ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ का तार का क्षेत्रफल तथा प्रतिरोध अनुप्रस्थ तार के क्षेत्रफल का वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। वे दर्पण, अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक बार। गोली दर्पण किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, गोली दर्पण किसे कहते हैं? तो गोली दर्पण के प्रकार बताने हैं आपको। इसके अथवा में आपका वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई अंतर बताने हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन का इसका आंसर देखते हैं। वे दर्पण जिनका परावर्तक तल गोली होता है वे गोली दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। क्या है यहाँ पर? जिनका परावर्तक तल गोली होता है। ठीक है, परावर्तक जहां से टकरा कर वापस आती है वो तल गोला होना चाहिए, उसे गोली कहेंगे, है ना, कि परावर्तन की वजह से हमें प्रतिबिंब दिखते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल को क्या कहा जाता है, उत्तल को क्या जाता है, मैंने कल भी बताया था आपको, अपसारी अभिसारी। ठीक है, अभी यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, इसमें प्रकाशीय किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है, जबकि इसमें क्या होता है? आभास लग होता है, मिलती हुई प्रतीत होती है जबकि होती नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा, एक बाल्टी के अंदर आप सिक्का डाल देते हैं तो क्या होता है? वो सिक्का हमें उठा हुआ दिखता है ना, जबकि वो उठा हुआ नहीं होता, हमें सिर्फ वो आभास हो रहा है लेकिन वो उठा हुआ नहीं होता, इसलिए उसको आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। ये सदैव उल्टे बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे ही बनते हैं। आपने देखा होगा, कभी भी कांच के सामने खड़े हो जाओ या मोबाइल में पिक्चर ले लो, समझ में आ जाएगा आपको। और ये सदैव आभासी हमेशा सीधे बनते हैं। ठीक है, अगला है इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दर्पण के सामने बनते हैं और ये दर्पण के पीछे की तरफ बनते हैं आपके आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका लेंस की क्षमता। ये अपन ने देखा था, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, 12 वाला क्वेश्चन। हम एक बार 12 क्वेश्चन, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 20 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है? तो इसके आंसर पर देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर आपको दे दिया गया है, कल ही हमने ये सूत्र देखा था ना, 1/f बराबर 1/u, वो दूसरा था, पर यहाँ पर इसको देख लीजिए। तो ठीक है, तो लेंस की क्षमता कितनी दे रखी है आपको? -2 में दे रखी है। ये -2 बराबर 1/f है, f बराबर फोकल दूरी होगा यहाँ पर, तो इसको देख लेंगे हम 100/2, तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम, है ना, इस प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम आपको बताने हैं यहाँ पर। ठीक है, वो बताते हैं हम, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ जी, ये रहा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम बताने हैं आपको, जो कि 12वें नंबर के ही ऑप्शन में है। तो पहला है आपका प्रकाश परावर्तन के 2 नियम। पहला है आवतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी आवतित किरण भी, परावर्तित किरण भी और आपतन बिंदु अभिलंब तीनों ही एक ही क्रम में होते हैं, आपके एक ही लेवल में होते हैं। तो और फिर क्या है यहाँ पर? आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो ये आपका प्रकाश परिवर्तन के 2 नियम है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 आपका? हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका
परागण एवं निषेचन में दो अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए परागण हमने कल ही बात की थी, पर परागण और परागण, उसी समय मैंने आपको परागण क्लियर किया था और निषेचन भी हमने बात कर ली थी। परागण के अंदर क्या होता है, देखो परागण परागकोश से परागकणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहा जाता है, जबकि निषेचन में नर और मादा दोनों से मिलकर जो संतान होती है उसे हम निषेचन की क्रिया कहते हैं, जबकि यह एक बाह्य प्रक्रिया है और ये बीजांड के भीतर होने वाली प्रक्रिया है निषेचन। ठीक है ना, जो गर्भाशय के अंदर जो प्रक्रिया होती है वो सारी निषेचन कहलाती है। अगला है आपका जो निम्नलिखित कार्य बताना है आपको। शुक्राशय का कार्य क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण करना। पुंकेसर का कार्य क्या है, परागकणों का निर्माण करना। अंडाशय का अंडाणुओं का निर्माण करना तथा मादा हार्मोन का स्राव करना है, जबकि प्रोस्टेट का क्या काम है, वीर्य का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, जाइलम तथा फ्लोएम में दो अंतर स्पष्ट करने हैं। तो देखो जाइलम में जड़ों, हमने जाइलम कल पढ़ा था ना, जाइलम क्या करता है, आपको जड़ों और मृदाओं से अवशोषण करता है और जो विभिन्न भाग होते हैं आपके पौधों तक वहां तक पहुंचाता है, खनिजों तक, पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। जबकि फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है ना, ये था हमने पढ़ा था कल, देखेंगे इसको। जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए वहन करता है। फ्लोएम यानी कि क्या करता है, जड़ों से, जो अगर आपका लिख के बता देते हैं एक बार थोड़ा सा, ताकि फिर से ध्यान हो जाए, आपको याद आ जाए, रिकॉल कर लिया कीजिए हर एक चीज को, और हो भी जाती है, और आप भी एक बार पढ़ते रहा करो ये सब चीजें। जो जाइलम होता है ना, जाइलम को मैं इससे रिप्रेजेंट करती हूँ। जाइलम क्या करता है, जो आपकी जड़ें होती है, जड़ों से ये विभिन्न भागों तक, पत्ती तक, फूल तक पहुंचाता है। ठीक है, जबकि फ्लोएम क्या करता है, आपका जो पत्ती से बना हुआ होता है उसी से वो जो विभिन्न भाग होते हैं वहां तक वो पहुंचा देता है। अगला है आपका आलिंद और निलय में अंतर बताना है। आलिंद और निलय, सीधी सी बात है, आलिंद और निलय कहाँ पाए जाते हैं, आपके हृदय के अंदर पाए जाते हैं। तो आलिंद क्या होता है, हृदय के ऊपरी दो कक्ष, देख लीजिए यहाँ पर, जो ऊपरी दो कक्ष ये आपके आलिंद कहला रहे हैं। ठीक है, ये दायां आलिंद और ये बायां आलिंद, जबकि जो हृदय के निचले कक्ष जो है वो आपके निलय कहलाते हैं। ठीक है, चार भागों में ऐसे बटा हुआ रहता है, तो ऊपर के दो आलिंद है और ये दोनों निलय हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर पिक्चर इसलिए लगाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऊपर दोनों तरफ जो मिलेंगे वो आपको आलिंद मिलने वाले और नीचे जो मिलने वाले वो आपको निलय मिलने वाले हैं। ये आकार में निलय से छोटे होते हैं। आलिंद क्या होते हैं, निलय से छोटे। देखिए निलय है और ये आलिंद है, तो यहाँ कहा जा रहा है जो आलिंद है वो निलय से छोटे होते हैं। अगला है ये आकार में आलिंद से बड़े, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये छोटे तो वो बड़े ही होने वाले। आलिंद की पेशी भित्ति पतली होती है, इनकी जो पेशी भित्तियां होती है आलिंद की वो पतली होती है, जबकि निलय की भित्ति मोटी होती है। ये दिख रही है मोटी भित्ति, दिख रही है ना ये, और जबकि इनकी पतली है। अगला है उभयधर्मी ऑक्साइड, जो ऑक्साइड, आप क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं एक बार हम, क्या है क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण हमें यहाँ पर देना है और उसके अथवा में आयनिक यौगिकों के दो गुण लिखने हैं। ठीक है, इसका आंसर पे हम पूछते हैं। देखिए उभयधर्मी का ऑब्वियस सी बात है, उभयधर्मी उभयलिंगी हम सब क्लियर हो चुके हैं। उभयधर्मी के अंदर क्या होता है, आपके ऐसे जो ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं और लवण और जल को निकालते हैं, तो उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे जितने भी अधात्विक ऑक्साइड होते हैं ना वो सारे के सारे क्षारीय होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं और क्या करते हैं वो लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण कह सकते हैं जिंक का, एल्यूमिनियम, कांच, टीन, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो आपको उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर भी ये मिलेगा आपको, जो ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण को प्रदर्शित करते हैं वो आपके उभयधर्मी कहलाते हैं। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, मैंने कहा था आपको, जिंक का ऑक्साइड, ये दो उदाहरण है जो कि क्या करते हैं, जब इनकी रिएक्शन करवाते हैं हम तो ये यहाँ पर आपको लवण और जल प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसको उभयधर्मी कहा जाता है। आयनिक यौगिकों के दो गुण बताने हैं यहाँ पर। आयनिक यौगिक देखते हैं, देखो गलनांक व कथनांक उच्च होता है इनका, और विद्युत के सुचालक होते हैं। आयन है तो सुचालक होंगे, ऑब्वियस सी बात है, और गलनांक और कथनांक इनका उच्च होता है। ठीक है, श्वसन 16 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका वो है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, और दूसरा है आपको अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। देखिए अवक्षेपण का मैंने आपको बताया था और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। देखिए आंसर देखिए, श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। क्या है, एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प एवं एटीपी, जल वाष्प एवं एटीपी, एटीपी का फुल नाम क्या है बताइए, ये भी आ सकता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या कहा जाता है इसको, एडिनोसिन
फास्फेट के रूप में ऊष्मा निकलती है, अतः इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जबकि ऊष्मा का शोषण हो जाता है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इस ऑक्सीकरण की अभिक्रिया जिसमें क्या था, CO2 आपकी निकलती बाहर, जल वाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। और अवक्षेपण अभिक्रिया की आपको यहाँ पर बताना है, तो जब दो क्रिया कारकों के विलयन आपस में अभिक्रिया करके अवलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, दो विलयन आपस में अभिक्रिया करके ठोस बना रहे हैं, तो उस विलयन में उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं, इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। जैसे कि देखिए बेरिलियम क्लोराइड है, इसकी क्या है, सोडियम सल्फेट के साथ में अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पर बेरिलियम सल्फेट बन रहा है, तब सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बन रहा है। और दूसरा है 17 क्वेश्चन को देखते हैं हम। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में आपको लिखना है। लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन कि आपको रिएक्शन करवाकर अमोनिया बनाना है। अब इसको नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र लिखना है, हाइड्रोजन का लिखना है, और आपको अमोनिया का रासायनिक सूत्र लिखना है। इसको आपको रिएक्शन बेस पर दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं N2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पर H2 से। और जब ये दोनों का अभिक्रिया होती है रासायनिक अभिक्रिया, तो यहाँ पर ये अमोनिया बनकर बाहर आता है, ठीक है, 2NH3। अगला है देखो हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं हम, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, है ना, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम हाइड्रोजन सल्फाइड और वायु का गैस में क्या बन रहा है, आपका जल और सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड और जल यहाँ पर बन रहा है। अगला है पोटेशियम को और जल को आपस में जब रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर पोटेशियम ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। ये क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे। देखिए ये था पोटेशियम का जल के साथ आपने रिएक्शन करवाया, तो पोटेशियम हाइड्राइड बना और यहाँ पर हाइड्रोजन बना है। अगला क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता के बारे में हमने कल ही पढ़ा था। क्या होता है, यहाँ पर अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के संपर्क में आके क्या होता है, ऑक्सीजन के गुण, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, उसके अंदर क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, इसे विकृत गंधिता कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर तेल व वसा युक्त, है ना, जब चिप्स का हम बोलते तेल चढ़ जाता, कल मैंने इसका उदाहरण समझाया था आपको, तो वही है यहाँ पर। तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु या ऑक्सीजन को संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंध देते हैं, इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों में उससे प्रभावित किया जाता है ना, ठीक है। यानी कि इसको जल्दी कहते हैं बहुत दिन तक वो वेफर पड़े रहते हैं, वो खराब नहीं होते। तो क्यों नहीं होते वो वेफर्स वगैरह, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैसों को ज्यादा रखा जाता है, जिसकी वजह से वो फूले से होते हैं ना, वो नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, जिससे कि फूलते हैं, वहां पर जो अंदर जो सामान है उसको अच्छे से रखा जा सकता है, वो जल्दी खराब नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि खाने को खराब होने से बचाने के लिए कौन सी गैस का यूज किया जाता है, तो आप बता सकते हैं नाइट्रोजन गैस का। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 आपका, दृष्टि के 3 दोष, है ना। दृष्टि के 3 दोष देखो, निकट दृष्टि दोष कल मैंने आपको बताया, पूछा भी था, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जो होता है आपका, उल्ट, आप अब शब्द से ऐसा लग रहा होगा हमें पास की वस्तु नहीं दिखती, लेकिन इसमें उल्टा होता है। यदि कोई व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष है तो क्या होता है, उसको निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखती है, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिख पाती स्पष्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये उल्टे होते हैं। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है कि दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, जबकि पास की आपको स्पष्ट दिखती है। तो इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अपसारी लेंस का मतलब क्या है, आपका उत्तल या अवतल, ठीक है, के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। अगला है दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु नहीं दिखती, जबकि दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, आपको निकट की वस्तु नहीं दिखती। और यहाँ पर अभिसारी लेंस का यूज होगा। अभिसारी का मतलब होता है अवतल, अभिसारी का मतलब अवतल लेंस का यूज होता है, जो ऊपर से मोटे बीच में से पतले इस टाइप से होते हैं, है ना। और ये क्या होता है, यहाँ पर उत्तल, अपसारी का मतलब उत्तल होता है, इस टाइप का बना हुआ, तो इनका यूज होता है। अगला है जरा दृष्टि दोष। आयु वृद्धि होने के साथ साथ मानव क्षेत्र की समझन क्षमता घट जाती है, पास की वस्तु आराम से देखने में कठिनाई होती है, जिसे डिफॉक्सी लेंस के उपयोग से दूर किया जाता है। डिफॉक्सी मतलब दोनों एक साथ यूज किए जाते हैं, इसे दूर किया जा सकता है। अगला है मानव नेत्र के 3 भागों की कार्य। पुतली, ठीक है, इसका क्वेश्चन देख लेंगे आप 18 नंबर का। मानव नेत्र के 3 भागों के कार्य के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो पुतली प्रकाश के नियमन में, प्रकाश का नियमन पुतली से होता है। रेटिना प्रतिबिंब निर्माण में, हाँ, तो हमने मानव नेत्र के 3 भागों के कार्य बताया था। पहला था पुतली प्रकाश के नियमन में, रेटिना प्रतिबिंब निर्माण में, और उसके बाद में है आपका कोशिकाएं रंगों के ज्ञान में, क्योंकि रंगों का ज्ञान किससे होता है, हमें नेत्रों के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या है कि इन्हीं 3 पादप हार्मोन के नाम लिखिए व उनके कार्यों का उल्लेख
कीजिए। आपको पादप हार्मोन के बारे में बताना है और उनके कार्यों का उल्लेख भी करना है। तो पादप हार्मोन कौन कौन से? तो ऑक्सिन होता है कि ये सिर्फ पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन के बारे में बताना है हमें। तो एक तो है आपका ऑक्सिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक, और ठीक है, ये चारों आपके पादप के जो हार्मोन्स है वो है। जैसे आपने प्रोटेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये जो हार्मोन्स होते हैं उसी प्रकार से पादपों में होते हैं। ऑक्सिन क्या करता है? तने की वृद्धि में काम आता है। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि तने की वृद्धि या तने की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है या कौन सा हार्मोन की वृद्धि की जा सकती है, तो वहां पर आप ऑक्सिन को देखेंगे। ठीक है, और तने की वृद्धि में भी आपका जिब्रेलिन भी होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन में साइटोकाइनिन आपका भागीदार होता है और वृद्धि का संबंध में एब्सिसिक होता है। ठीक है, अब अथवा क्वेश्चन है इसका 19 वाला। 19 के अथवा में ये प्रतिवर्ती चाप के बारे में लिखिए। प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती क्रिया को दर्शाने वाले चाप को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यानी क्या, कौन सी क्रिया दर्शाती है? प्रतिवर्ती क्रिया को दर्शाने वाले चाप को प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। इसके साथ में ही यहाँ पर चाप कहते हैं। यहाँ पर देखिए प्रतिवर्ती चाप का उन्होंने चित्र भी बताया हम लोगों ने, इसको भी देख लेंगे आप इसको अच्छे से देख ले, समझ में आ जाएगा आपको। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 आपका। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाना है। पहला है हाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण, प्रतिस्थापन और साबुनीकरण। ये चीजें मैं आपको कल भी बताया है, इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, आपको वो चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। तो आपने अगर वो वीडियो मेरे अच्छे से देखे हैं तो आपको ये सब चीजें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और अगर अभी तक आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे तो उसको जाकर एक बार लिंक पर क्लिक करो, उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपके जो छोटे छोटे से डाउट्स हो वहीं पर ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन अभिक्रिया जो आपकी है वो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का अभिप्राय केवल असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, मैंने आपको कल बताए थे। जी हाँ, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा संतृप्त यौगिकों को उत्पन्न करना हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ये भी कल मैंने आपको क्लियर किया था। हाइड्रोजनीकरण द्वारा एथिलीन प्राप्त करना, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा एथिलीन को प्राप्त करना ही आपका हाइड्रोजनिक अभिक्रिया का। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है। ठीक है ना, तत्व और यौगिक से क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है, उसको जंग लगना, है ना, जंग लगना। कल संक्षारण की वो भी देखा था हमने, संक्षारण के अंदर भी जंग लगना उदाहरण बताया था मैंने आपको। प्रतिस्थापी अभिक्रिया वह क्रिया जिसमें अणु की संरचना में बिना परिवर्तन से उसका एक परमाणु या परमाणु का समूह किसी अन्य परमाणु समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, वो आपका प्रतिस्थापित अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसे ही कुछ हमने विस्थापन अभिक्रिया के अंदर भी पढ़ा था। ठीक है, CH4Cl2, यहाँ पर क्या हुआ है आपका CH3Cl हो गया और H यहाँ से हटकर HCl बन चुका है। यानी हाइड्रोजन का एक जो है आपका कार्बन का एक यौगिक इधर आ जाता है, एक यौगिक का निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन का तत्व इधर आ गया और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया और CH3 मेथेन बन गया। ठीक है, अगला वाला है साबुनीकरण की अभिक्रिया। साबुनीकरण मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझा दिया था बहुत अच्छे से, उसको आप जाकर उस वीडियो को देखें ताकि आपको सारी छोटी छोटी जो डाउट्स है वो यहीं पर क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, हमारा पहले वाला वीडियो देखिए। तेल अथवा वसा का NaOH अथवा KOH के विलयन द्वारा जल अपघटन करने पर ग्लिसरॉल तथा साबुन बनते हैं। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ग्लिसरॉल का मतलब क्या जानते हैं आप? ग्लिसरॉल क्यों होता है? जी हाँ, बिल्कुल, साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए ग्लिसरॉल का यूज किया जाता है। अब अथवा एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के बारे में आपको यहाँ पर अंतर बताना है। तो एथेनॉल क्या होते हैं? अल्कोहल कहते हैं। एथेनॉल को याद है OH आपका एथेनॉल होता है। एथेनोइक आपका एसिटिक अम्ल होता है। इसका गलनांक 156 केल्विन होता है और इसका 290 केल्विन होता है और इसका क्वथनांक 351 होता है और इसका 391 क्वथनांक होता है। अभी ध्यान रखना, इसको अल्कोहल और ये एसिटिक है एथेनोइक का। दूसरा गलनांक है 156, 290 और क्वथनांक है 351, 391। सोडियम से क्रिया करवाई जाती है एथेनॉल में और जबकि सोडियम से क्रिया एथेनोइक नहीं करता है। अगला है 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, पाए जाने वाले अम्ल कौन कौन से अम्ल किस किस में पाए जाते हैं? जैसे कि सिरका है आपका, तो सिरका आपका किस में पाया जाता है ये आप देखेंगे, सबको पता है बहुत अच्छे से, वेरी गुड। एसिटिक अम्ल आपका, एसिटिक अम्ल काय में पाया जाता है? सिरका में और टमाटर में। ऑक्सैलिक अम्ल में फर्स्ट वाला क्वेश्चन आ चुका है ये पहले। संतरे में सिट्रिक होता है, इमली में टार्ट्रिक होता है। एसिटिक सिरके में होता है, संतरे में सिट्रिक होता है, इमली में टार्ट्रिक होता है, टमाटर में ऑक्सैलिक। और तीनों का मतलब क्या है कि खट्टापन आता है, उस फ्रूट के अंदर खट्टापन आ जाता है। ठीक है, अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। ठीक है, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर के काम में आता है। खिलौना बनाने में POP यूज होता है, सजावट का सामान बनाने में और सतह को चिकना करने में POP का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा ना, घरों की छतों को POP से हम क्या करते हैं, सजाते हैं, वो सब POP के। वृक्काणु की संरचना। ठीक है,
प्रत्येक वृक्क में अनेक निस्यंदन होते हैं जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, यह उत्सर्जन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। आपने कहा नेफ्रॉन वृक्काणु, ये फर्स्ट वाले वीडियो में हमने इसको भी क्लियर किया था, नेफ्रॉन को भी। ठीक है, वृक्क की इकाई को। तो वृक्काणु जो नेफ्रॉन होते हैं वो क्या होता है, आपका उत्सर्जन में काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का। देखिए इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। बोमेन संपुट वृक्काणु का वह भाग है जो प्याले जैसा होता है। ठीक है, वृक्काणु का मैं आपको चलिए वृक्काणु का मैं यहाँ पर आपको बता देते हैं डायग्राम, जिससे कि आपको वृक्काणु का डायग्राम यही तो है सामने वृक्काणु का डायग्राम से क्या होता है, बोमेन संपुट वृक्काणु का वह भाग जो प्याले जैसा होता है। ठीक है, ये देखिए प्याले जैसा कहाँ है, ये रहा प्याले जैसा भाग है। कोशिका शिरा होती है, वृक्क शिरा होती है, धमनी शिरा होती है। वृक्क शिरा, वृक्क धमनी, वृक्काणु का नलिकाकार भाग होता है। देखिए नलिकाकार भाग जो होता है, और संवाहक वाहिनी। अभी यानी कि आपको ये चित्र याद करना है, साथ में इनको नेम भी देने हैं और वहां पे लिख देना है कि आपने क्या क्या भाग यहाँ पर है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 22 का ही आपके अथवा में है। पादप उत्सर्जी उत्पाद, इसका क्वेश्चन देख लें आप। वृक्काणु की रचना चित्र सहित वर्णन हो गया। उसका है उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, उत्सर्जित उत्पाद से छुटकारा, जो उत्सर्जन के बाद जो उत्सर्जन जैसे कि जो एक्स्ट्रा चीजें होती है उसका छुटकारा पाने के लिए हम तो सवेरे सवेरे मलमूत्र का त्याग करते हैं। सिर्फ पौधे क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए। तो देखिए अपशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए पौधे क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्तिका में संचित किए जाते हैं। ठीक है, इकट्ठे हो जाते हैं कोशिका रिक्तिका में, क्योंकि आपको पता है पादपों में कोशिका रिक्तिकाएं पाई जाती है, काफी बड़ी होती है। गोंद व रेजिन में संचित करते हैं। गोंद व रेजिन हमें मिलता है ना अपशिष्ट पदार्थ। देखो पादपों का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो किस रूप में प्राप्त होता है, गोंद व रेजिन के रूप में। गिरती पत्तियों में संचित करते हैं, अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाली क्रिया जो होती है वो क्या होता है, पादपों का अपशिष्ट निकालने की प्रक्रिया होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरा के पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, और आपको साथ ही साथ जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होते गए होंगे। और हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, और प्रैक्टिस करते जाएं। जब तक आपका पेपर नहीं हो तब तक आपको रोज एक ना एक प्रैक्टिस पेपर उठाना है, सोल्व करना है। किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ पर ध्यान दे रहे हैं या इंग्लिश पर दे रहे हैं, आप साइंस पर नहीं दे रहे, ऐसा नहीं। आपको सारे ही सब्जेक्ट, यहाँ तक कि आपको हिंदी सबको ही लेकर चलना। अगर आपको अच्छे से अच्छे परसेंटेज चाहिए तो जैसे आपको परसेंटेज अच्छे चाहिए, ऐसे हर एक सब्जेक्ट पर बारीकी से आप काम करते जाए तो आपको ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त हो। यही मेरी आपके लिए कामना है। इसी विश के साथ में मैं वीडियो को यही खत्म करती हूँ, लेकिन एक निवेदन आपसे जरूर करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सबका भला करते हुए चले। कर भला तो हो भला। इसी के साथ गुड नाइट, मिलते हैं अगले विज्ञान के सेट के साथ में। जब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिए, खाने पीने का बिल्कुल ध्यान रखते जाइए। जब तक के लिए बाय।